40 की उम्र है आपकी और 15 लाख रुपए के आसपास का पैकेज है और आपने सेविंग नहीं की है। आपको लगता है कि आपके पास में जो बचत है वो कम है और समय बीतता जा रहा है और आगे क्या करें, क्योंकि बहुत सारे खर्चे आपको दिख रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन, अपना रिटायरमेंट, ये सारी चिंताएं धीरे धीरे आपके मन में आती हैं। तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं विप्लव मजुमदार, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। 17 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में हूं और आपके लिए इस प्लेटफॉर्म को एकदम सिंपल, आसान भाषा में लेके आया हूं ताकि आप बन सके अपने वेल्थ मैनेजर। क्योंकि आपके जीवन में कोई भी एडवाइजर नहीं है जो आपकी समस्याएं का सॉल्यूशन लेके आए, और ये आप ट्रेनिंग के माध्यम से ही कर सकते हैं। जिस भी तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं, आपने कुछ धारणाएं बनाई, आपने कुछ ओपिनियन बनाए कि मैं अपने इन्वेस्टमेंट इन बातों को ध्यान में रख के करूंगा। किस बेसिस पे आपने इसको किया? आप अगर नोटिस करेंगे, मैंने 17 सालों में पाया 99% हमारी ये धारणाएं गलत है। आपको पता है कि आप जो सेविंग करोगे, उसको इन्वेस्ट करोगे, मैच्योरिटी जो आएगी इन्वेस्टमेंट्स की, उसी से आपके भविष्य के काम होंगे। तो आपको सीखना चाहिए कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर planyourworld.com वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं। इस टॉपिक की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हमारी उम्र अगर 40 आज है, आपने अमूमन अगर देखें तो 25 की उम्र से आपने करियर को स्टार्ट किया। करियर स्टार्ट करने के बाद आपके पास में वेल्थ बनाने का एक समय रहता है, वो समय है 30 इयर्स का, लगभग 30 से 35 साल का समय है जिसमें आपकी वेल्थ बन पाती है। अब समस्या इसके सामने कई सारी आ जाती हैं कि अगर आपने लेट कर दिया है तो क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर मैं 35 साल के पीरियड में अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखूं तो मेरे जीवन पे क्या असर पड़ेगा। कोई व्यक्ति 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है और मान लेते हैं 13% का रिटर्न है, 35 इयर्स का इन्वेस्टमेंट है, तो मैच्योरिटी वैल्यू होगी कुछ 7 करोड़ रुपए के आसपास। ठीक, 7 करोड़ से ज़्यादा ही होगी। अब मान लीजिए यही व्यक्ति जब 40 की एज पे स्टार्ट करते हैं, 25 की उम्र में शुरू कर दिया 10,000 रुपये महीने का इन्वेस्टमेंट, और ये सिचुएशन बनती है उसके 60 की उम्र आते आते 60 तक ये सिचुएशन बनी। अब जब 40 की उम्र पे अगर ये व्यक्ति करे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक इफेक्ट है अपने आप में, जो कि लंबे समय में काम करता है। सो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारा शॉर्ट टर्म में क्या करता है? सो इसको अगर देखें, मान लेते हैं कि अब 20 साल हमारे सामने है, तो क्या होगा 20 ईयर्स के सिचुएशन में? अब अगर 20 साल के लिए 20,000 रुपये महीना भी इन्वेस्ट करते हैं तो कुल मिला के पैसा ज़्यादा दिया, बट जो मैच्योरिटी आएगी एट 20,000 रुपीज़ 13% पे ये पैसा बनेगा लगभग 2 करोड़ रुपए। 5 करोड़ का फर्क है इनके जीवन में। आप कहोगे भाई ये तो हम भी समझ पा रहे हैं और इसीलिए अब टेंशन हो रही है, लेकिन सबसे पहले गहराई से समझने की ज़रूरत है। गहराई किस बात की है? आप अगर लेट हुए हैं तो ये लेट होना नहीं है, ये डिजास्टर है लाइफ का। इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, तो इसका मतलब क्या है? अब अगर ये व्यक्ति इसी चीज को पूरा करना चाहता है तो आपके सामने सीधा सीधा एग्जांपल देता हूं। अब इसी व्यक्ति को अगर इतना पैसा करना है तो ही नीड्स टू इन्वेस्ट 70,000 पर मंथ। 70,000। जैसे आप देखते हो क्रिकेट की बात हम करें, क्रिकेट में मान लीजिए 20 ओवर का मैच है और आपने 10 ओवर निकाल दिए हैं, तो फिर 10 ओवरों पे सारा लोड आ जाएगा और सेम मैनर में आपका आस्किंग रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये अनअचीवेबल होने लगता है। अगर 40 की उम्र है, अभी भी संभलने का मौका है, आप सही जगह पे हैं। सो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, हम अब क्या करें? अब लेट तो हो चुका है। जब लेट हो गए हैं तो आपके सामने एक समस्या सबसे बड़ी आती है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां साथ में आ जाती हैं। सो अगर किसी ने 25 की उम्र से शुरू कर दिया होता तो आप क्या बोलते हो, भाई रिटायरमेंट का इतना पैसा हुआ, एक सेविंग है आपकी। सो सेविंग में आपकी कितनी चीज़ें हैं? हर महीने आप जो पैसा बचाते हो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर में होती हैं? आपकी बचत में एक पार्ट है आपके रिटायरमेंट का, सेकंड पार्ट हो गया आपके घर के होम लोन के रिपेमेंट का, आपकी कार का, आपके वेकेशंस का, आपके चाइल्ड एजुकेशन का, चाइल्ड के प्रोफेशनल एजुकेशन का। सो ये पैसा आपका इसी में है। बच्चे के मास्टर्स की अगर मैं बात करूं तो मास्टर्स की डिग्री इसमें है।
देन मैरिज की बात करूं तो इसका भी पैसा जो भी आप लगाओगे ये इसके अंदर में है। सो ये सारे पैसे इसके अंदर है। अब फर्क क्या पड़ता है, 25 की उम्र में आपने शुरू किया, आप कहते हो भाई लगातार मैं एसआईपी या कोई भी इन्वेस्टमेंट चलाऊंगा, पूरी जिंदगी चलता रहेगा, मेरे पास वेल्थ बन जाएगी। अब उम्र हो गई 40 की, तो इसका मतलब क्या, 40 की उम्र पे अगर मैं शुरू कर रहा हूं तो अब आपके सामने एक पॉइंट नहीं है, इसका एक पॉइंट आपके पास नहीं है खाली कि आपने इसको कर दिया, नहीं, आपको सारी चीज़ों को पूरा करना पड़ेगा। और हर एक पार्ट की मैं बात करूं तो इसका मतलब मुझे इतना पैसा चाहिए कि मैं ये पूरी ज़िंदगी को चला सकूं। अब इसमें एक एक करके बात करता हूं। सबसे पहले बात करता हूं रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट पे अगर आपको बताया गया है कि कॉर्पस बनाओ और इससे रिटायरमेंट पूरा कर लो, 25 की उम्र पे किसी ने शुरू किया होता तो रिटायरमेंट कॉर्पस के साथ रिटायर होना बहुत आसान होता। कारण क्या है, आपके मन में क्या आता कि भाई मेरे पास में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए होंगे तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। अब समस्या क्या है मेरे सामने, मेरी जो बचत है उससे मैं इसको कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे जीवन में दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। भाई बच्चे हैं, उनके पैसे भी देने हैं आपको, बाकी कुछ ज़रूरतें हैं रोज़मर्रा के, वो भी होंगे। सो सेविंग आपकी लिमिटेड है, उसी से तो काम होना है। सो रिटायरमेंट के अप्रोच आपको बदलनी पड़ेगी। रिटायरमेंट की अप्रोच ये होनी चाहिए जिसमें आपका घर चल सके, जिससे आपकी इनकम अच्छी आए और पूरी ज़िंदगी इनकम आए, वो ऑप्शन लेना पड़ेगा, और जिस ऑप्शन में पैसा कम लगे। तो रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, रिटायरमेंट पे आप ऐसे ले लीजिए, मुझे एफडी से इनकम चाहिए, मुझे पेंशन प्लान से इनकम चाहिए, मुझे म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी लेना है, मुझे रेंटल इनकम लेना है, मुझे अपने प्रोफेशनली मैनेज बिजनेस से पैसा लेना है। इन सब की बात करूं तो सब में अलग अलग कॉर्पस की ज़रूरत पड़ती है। तो एफडी की अगर मैं बात करता हूं तो मान लीजिए इससे आपको 10 करोड़ रुपए का रिटायरमेंट लगेगा, ठीक। पेंशन प्लान की बात करता हूं तो मान लीजिए 12 करोड़ रुपए रिटायरमेंट के लगेंगे। ये रकम बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है, लेकिन ये आपका एग्जैक्टली जो आपका आज का घर है उसी को चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना ही पैसा मिलेगा। देन म्यूचुअल फंड की बात करूं तो मे बी 7 करोड़, रेंटल की बात करूं तो मे बी 3 करोड़, बिजनेस को साथ में मिक्स किया मे बी 1 करोड़। आप जितने पैसे से आपका घर चल सके और जितने पैसे आप मैनेज कर सके, आपको वो ऑप्शन चुनने की ज़रूरत है, ना कि सुनी सुनाई बातों के हिसाब से जाएं। और ऐसा बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको बोला गया होगा कि आप एनपीएस ले लो, आपको बोला गया होगा कि आप पेंशन प्लान ले लो, डिपेंड नहीं कर सकते। इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनसे आप अपनी इनकम बना सकते हैं और सम्मानजनक इनकम बना सकते हैं, लेकिन उसमें किसी एजेंट एडवाइज़र का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप अपने घर पे ही अगर रेंटल इनकम बना लो, इन्वेस्टमेंट आपका ज़ीरो, आपके पास में पता चलता है पूरी ज़िंदगी आने के लिए इनकम बन गई। बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिससे आप अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हो, बट पॉइंट इज़ कौन बताएगा, आपको ही सोचना पड़ेगा इसके बारे में और लगातार आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब एक हिस्सा तो हुआ रिटायरमेंट का, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा आपका लग जाता है रिटायरमेंट के लिए। बाकी पैसे काम हम कैसे करेंगे। जब रिटायरमेंट की बात आ रही है तो रिटायरमेंट के फंड को अगर मैं कम रिक्वायरमेंट पे ले आऊं तो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट इज बाकी जिम्मेदारियां। बच्चों से रिलेटेड आपकी सेविंग, आपका बच्चों की मास्टर्स एजुकेशन से रिलेटेड, उनकी मैरिज से रिलेटेड, आपके बाकी खर्चे। आपको क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पे, यू नीड टू इन्वेस्ट गोल बेस्ड। आपके पास जितने गोल्स हैं, मैं मान लेता हूँ पहला चाइल्ड की बात कर लूँ। एज ए फादर यू मस्ट बी प्राउड दैट यू हैव अ चाइल्ड। आपका बच्चा बहुत अच्छा करे, आप चाहते हो जीवन में कि बच्चा शानदार करियर बनाए। अब यहाँ पे आपका बजट क्या है, आपका बच्चा किसी कॉलेज में जाएगा, उस कॉलेज की आज की फीस क्या है। हमको इसको प्लान करना पड़ेगा। अभी तक क्या है, हम लोग हमेशा सोचते हैं वेल्थ बना लें। भाई मिडिल क्लास या सैलरीड लोग को मनी मैनेजमेंट आता ही नहीं है। आप सोचो, अगर मनी मैनेजमेंट आता होता, तीसरी पीढ़ी को भी दाल रोटी चलाने के लिए जॉब करने की ज़रूरत है। हर पीढ़ी ने आज़ादी के बाद से अगर देखें तो आज़ादी के बाद से तीसरी पीढ़ी हम हैं, और हमें भी ये बोलना पड़ता है कि बच्चों ढंग से करो, तुम्हें दाल रोटी के खर्चे के लिए भी अपनी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। क्यों, वो क्यों नहीं हम बोल सकते कि ही शुड एक्सप्लोर हिज लाइफ।
वो अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर करें, हम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मनी मैनेजमेंट में हमने पीछे 3 पीढ़ियों में सिर्फ और सिर्फ वेल्थ को किल किया है, ये बात एक सच्चाई है। क्योंकि हमारी जो हैबिट्स है इन्वेस्टमेंट की, वही हमारे दुश्मन है। हमें लगता है सेफ्टी किसने बताया हमको? हमको इंश्योरेंस वाले ने, बैंक वाले ने सेफ्टी बताया। और ये सेफ्टी किस चीज़ की है? सेफ्टी यहाँ चाहिए। आप सोचो, हम क्या बोलते हैं, पीएफ पे मैं पैसा लगाऊंगा और पीएफ का 8.25% मेरे को गारंटी देगा। चाइल्ड की एजुकेशन का मान लीजिए आज का बजट 10 लाख है, अगर 10 साल बाद मुझे पैसा देना है ना, तो 10% का इन्फ्लेशन लगता है। 10% का इन्फ्लेशन है। अब गारंटी कहाँ गई? मुझे एक कॉलेज लेना है जिसकी फीस लगातार बढ़ रही है और मैं 8.25% से चल रहा हूँ। सो एक्सप्रेस ट्रेन छूट गई है और मुझे अगर पैसेंजर ट्रेन से इसको कवर करना है, क्या इस जीवन में कवर कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। सो मुद्दा क्या है, आपको गोल बेस्ड प्लान करने की जरूरत है और रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। आपको लगता है कि भाई ज्यादा रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो रिस्क है, रिस्क को मैनेज करने का तरीका अलग है। देन अगर 10 ईयर्स की मैं बात करूं तो आपको रिक्वायरमेंट है 26 लाख रुपए की। अब 26 लाख के हिसाब से मुझे अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना है, ना कि 10 लाख के हिसाब से। सो आपके जितने भी गोल्स हैं, इन सारे गोल्स के अकॉर्डिंग आपको अपना नए सिरे से प्लानिंग करने की ज़रूरत है। और हर एक चीज़ को, तो जो भी आपकी बचत है, नॉर्मली क्या प्रॉब्लम आती है, अब बात कर लेता हूँ बचत की। सो आपकी सेविंग है, आप बोलते हो मेरे इनकम माइनस एक्सपेंस, टैक्स वगैरह सब मिला लिया और इज इक्वल टू सेविंग। आप इस एक्सरसाइज को, इस वीडियो को देखते देखते ही कर लें। इतनी एक्सरसाइज करिए, आपके पास में एक फिगर आई, क्या इतने पैसे आपके अकाउंट में बचते हैं? आपको फील होगा नहीं बचते। और अगर आपको दिख रहा है 99.99% लोगों का गलत आता है। कारण क्या है इसके सामने बहुत बड़ा इशू ये है, आपने जो बजटिंग की है उसमें क्या आपने क्वार्टरली एक्सपेंसेस को लिया है, एनुअल एक्सपेंसेस को लिया है, आपने क्या हाफ ईयरली एक्सपेंसेस को लिया है? नहीं लिया है। आपके घर में जितने मेंबर हैं उनके हिसाब से अलग अलग सेविंग्स है। क्या उस सेविंग को हम जानते तक हैं? अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आपको मालूम होनी ज़रूरी है तो आप सही हो, बिकॉज बचत से ही तो सब कुछ होगा। भाई भविष्य के सारे काम मेरे बचत से होने वाले हैं। कहाँ हैं वो पैसे? तो जो भी बचत है एक्चुअल, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड आपको भविष्य के बचत को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सारे इन्वेस्टमेंट्स आपके गोल बेस्ड होने चाहिए। ये आपके लिए गाइडलाइंस हैं कि आप अपने गोल्स को पहले लिखें। जितने भी गोल्स हैं उनका फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी, आप कितने पैसे देने वाले हो महंगाई के साथ। जब आपको एक बार आपके पास में टारगेट आ गया, देन यू कैन इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली। और अगर अचीवेबल नहीं है तो फाइनेंशियल प्लानिंग का तरीका अपनाइए। अचीवेबल का मतलब क्या है? मान लीजिए मैंने इस सेविंग की बात की, हमने कहा 26 लाख, इसके लिए सेविंग हमारी कितनी होनी चाहिए, रिटायरमेंट के लिए कितनी होनी चाहिए, घर के लिए कितनी होनी चाहिए, कार के लिए कितनी होनी चाहिए, दूसरे बच्चे के लिए कितनी होनी चाहिए। सो सारा जोड़ा हमने और हमें दिखता हमारी तो तनख्वाह ही कम है, देन इट इज़ अनअचीवेबल। अगर अनअचीवेबल है तो उसका क्या रास्ता है? फाइनेंशियल प्लानिंग हैज़ द सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, बट ये आपको ही करना पड़ेगा। सो वंस यू डू दिस एक्सरसाइज, मैं जानता हूँ थोड़ा सा भारी काम है, बट आपको ही करना पड़ेगा। दूसरा कौन सा व्यक्ति इसको करेगा? क्या कोई बैंकर, क्या इंश्योरेंस वाला, क्या म्यूचुअल फंड वाला इसमें इंटरेस्टेड है? उनके लिए तो सिर्फ और सिर्फ आप एक इन्वेस्टमेंट कर दो, आपकी चीज़ें पूरी हो या ना हो। स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली।